ठीक है। आज जो हम सब जुड़े हैं तो कुछ चीज़ जो है लग रहा है कि हाँ, वो चीज़ें जो है नहीं है, चाहे कुछ भी है। उन्हीं सब चीज़ों पे आज बातचीत करने के लिए हम आपसे जुड़े हैं। इसमें बात ये है कि जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जो जल संवर्धन कार्यक्रम को लेकर के जो बातचीत चलती है, दर की माई की चर्चा आती है, बावड़ी को लेकर के चर्चा आती है, घरसीसर को लेकर के चर्चा आती है। ये सब जो है वो जल संरक्षण को लेकर के बातचीत की जा रही है। ठीक है? तो इन तमाम चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक दूसरा चीज़ ये है कि जैसे ओज़ोन दिवस को लेकर के शायद प्रश्न पूछा गया था। नहीं, योग दिवस को लेकर के प्रश्न पूछा गया था, जो पता चला मुझे। तो योग दिवस को लेकर के जो बातचीत की जा रही थी, ठीक है ना? तो कुछ इसी सब को लेकर के जो है जैसे कुछ चीज़ें हम ऐड किए हैं, वो सब चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी नोट करें थोड़ा-सा और एक बार देख कर के जाइए। अभी है जिन लोगों का एग्ज़ामिनेशन अभी नहीं है, अभी समय है उन लोगों का, वो थोड़ा-सा अच्छे से उस सब चीज़ को देखें, जिनका अभी तुरंत एग्ज़ामिनेशन है। जिनका हो गया उन लोगों से भी मुझे फीडबैक मिला था कि कुछ भी विशेष बाहर से नहीं पूछा गया था। अब जो लोग बताएँगे वही उसी के अनुसार से हमें पता चलेगा कि वो क्या है, नहीं है। ठीक है ना? तो कुछ चीज़ें हैं जिसको ऐड करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा लिखिएगा सभी लोग। ठीक है? लिखिए, राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है, उसको लेकर के भी बातचीत जो है, वो शायद पूछा गया था प्रश्न। तो कुछ पक्षी जो है जिसको लेकर के चर्चा होती है और उसका मेंशन जो है ईवीएस वाले बुक में जो है, वो नहीं है। तो हम देखते हैं उसी सब चीज़ के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं। ठीक है? लिखिए, मोर के मोर के बारे में बहुत सारे जगहों पे चर्चा भी है या मयूर सिंहासन को लेकर के जो चर्चा हुई थी, आप देख रहे होंगे जिसमें कोहिनूर हीरा जला गया था शाहजहाँ के कार्यकाल में, है ना? तो वो सब चीज़ जो है मयूर का जो प्रधानता हमारे संस्कृति में रही है। तो इसी को लेकर के है, लिखिएगा कि मौर्य शब्द सौंदर्य का एक जो है वो स्वरूप रहा। तो मौर्य के लेकर के है कि मौर्य के अद्भुत सौंदर्य के कारण, लिखिएगा मौर्य के सॉरी मौर्य नहीं, मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963, 26 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हो गया। वर्ष साल के अगस्त महीने में मोर के पंख गिर जाते हैं। यह सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। यह सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। ठीक है, अगला एरो देकर लिखिए कि मोर साल में 2 बार अंडे देती है। मोर साल में 2 बार अंडे देती है। इसकी संख्या 4 से 8 हो सकती है। ये ज्यादातर गड्ढों में अंडे देती है। ये घोंसला नहीं बनते, ये गड्ढों में अंडे देती है। ठीक है, और अपना राष्ट्रीय मतलब पक्षी भी है और यहाँ पे म्यांमार में भी है, तो बनाया गया। इसकी दूसरी प्रजाति है धुमैला मोर, जो है वो म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है। अब आते हैं दूसरा चीज लिखिएगा, एक बुलबुल को लेकर नाइटिंगल।
बुलबुल को लेकर के कई सारी बातें हैं कि ये गाने वाली चिड़िया है, ये गाती है ना? ये कई सारे धुनों में गाती है, 200 से ऊपर इस सब के बारे में चर्चा होती है। या आप सुने भी होइएगा कहानी में, जो गाने वाली चिड़िया थी जो राजा के दरबार में गाती थी। इसमें लिखेगा कि बुलबुल बुलबुल मृत पत्तों और रेशेदार जड़ों का इस्तेमाल करके कप के आकार का घोंसला बनाती है। कप के आकार का घोंसला बनाती है। इसका घोंसला वनस्पति क्षेत्रों के आसपास ही होता है। इसका घोंसला वनस्पति क्षेत्रों के आसपास ही होता है। यह एक बार में 5 से 6 अंडे देती है। ठीक है, अब अगला लिखेगा मतलब इसी बुलबुल में ही अगला एरो देकर के लिख थोड़ा सा कि भारत में बुलबुल की कई प्रजातियां पाई जाती है। सर रिकॉर्ड कर दीजिएगा। हाँ, आवाज नहीं जा रही है कि आपको? कट गया है, रिकॉर्ड कर दीजिएगा, फिर से ज्वाइन किए। ठीक लिख लेंगे। चलिए, आवाज मिल रही है ना प्रॉपर? भारत में बुलबुल की कई प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें गुलदुम बुलबुल और सिपाही बुलबुल काफी प्रसिद्ध है। मैडम, बुलबुल का रंग भूरा मटमैला या गंदा पीला और हरा होता है। चलिए, हरा होता है। ठीक है, सिर्फ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बातचीत की है हम लोग, और दुनिया में तो बहुत सारे 1700-1800 एकड़ में जो इसकी प्रजाति है, बहुत सारे। शुतुरमुर्ग को लेकर बातचीत करते हैं। शुतुरमुर्ग को लेकर लिखिए। शुतुरमुर्ग प्राकृतिक रूप से अफ्रीका के वुडलैंड्स और सवाना क्षेत्रों में सवाना घास का मैदान है, उसी के बारे में चर्चा कि वुडलैंड और सवाना क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह 320 पाउंड वजन और 9 फीट तक की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे भारी और
सबसे ऊंचा पक्षी है, सबसे भारी और सबसे ऊंचा पक्षी है। ठीक है, इसमें एक और क्वालिटी है कि ये पक्षी होते हुए भी ये उड़ नहीं सकता। हाँ, लेकिन ये दौड़ दौड़ बहुत तेज से सकता है। अगला लिखिएगा, शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे तेज दुनिया का सबसे तेज थलचर पक्षी है। थलचर पक्षी है मतलब थल में विचरण करने वाला, जो सामान्यतः 45 मील प्रति घंटा 45 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ठीक है, और जब जरूरत पड़ता है तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। ये चीजें हैं। अब इसका जो मेन है उसको लिखते हैं। शुतुरमुर्ग जीवन भर प्रजनन करने में सक्षम है। शुतुरमुर्ग जीवन भर प्रजनन करने में सक्षम है। इनका प्रजनन काल मार्च अप्रैल से सितंबर के प्रारंभ तक रहता है। सितंबर के प्रारंभ तक रहता है। यह साल में औसतन 60 अंडे देती है। अलग करके लिखा है दूसरा कि शुतुरमुर्ग अंडे देने के लिए जमीन की मिट्टी खोदकर शुतुरमुर्ग अंडे देने के लिए जमीन की मिट्टी खोदकर घोंसला बनाते हैं। जमीन की मिट्टी खोदकर घोंसला बनाते हैं जिसे डंप नेस्ट कहा जाता है। डंप कहा जाता है। इसके पैरों में 2 उंगलियां होती है। 2 उंगलियां होती है जिसके कारण यह तेज दौड़ता है। हो गया। शुतुरमुर्ग के अंडा को लेकर के बात होती है कि दुनिया में सबसे बड़ा अंडा है ना। और इसमें जो होता है कि 2000 कैलोरी के करीब में जो है ऊर्जा होती है, जो एक वयस्क महिला के लिए जो है दैनिक कैलोरी जो होता है आवश्यक है उसके बराबर है। और इसका अंडा जो होता है, जैसे मुर्गी का अंडा के कंपैरिजन में जो है वो लगभग 24 अंडा मुर्गी का होगा, उसके बराबर जो है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ठीक है, अगला लिखिए गिद्ध को लेकर के प्रश्न होगा, क्योंकि ये जो है वो रेड डाटा सूची के अंतर्गत आता है। क्योंकि वैसे जो पक्षी जो संकटग्रस्त प्रजाति में आ जाते हैं, संकटग्रस्त कहने का मतलब ये कि उनकी संख्या बहुत कम रह जाती है, वो सब संकटग्रस्त प्रजाति में आते हैं, उसको रेड डाटा सूची के अंतर्गत जो है वो रखा जाता है। सब ध्यान रखिएगा, कभी हो सके तो प्रश्न पूछा जा सके आपको। ऐसे मैं कुछ डेट भी अब अभी मेंशन करूंगा, तो थोड़ा सा देखिएगा। गिद्ध को लेकर के है तो लिखिएगा, गिद्ध एक विशाल मांसाहारी पक्षी है। जो अपनी मुर्दाखोर मतलब मरे हुए जानवर, वैसे ये सबको, जो अपनी मुर्दाखोर और गंदगी खाने की प्रकृति और गंदगी खाने की प्रकृति के लिए जाना जाता है। पूर्णविराम।
पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, गिद्ध के मरने का कारण क्या है? एक मिनट। गिद्ध को संकटग्रस्त प्रजाति में होने के पीछे कई सारे रीजन हैं, जिसमें आप जानते होंगे कि पशुओं की जो मौत होती है ना, डाइक्लोफेनाक जो है वो दवा, ये चीज खा करके जो मवेशी जो डेथ करते हैं, अगर उनमें मात्रा रह जाती है, जिसको खाने के बाद जो है वो गिद्ध मर जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है वो हो सकता है कि जो इसकी प्रजाति धीरे-धीरे जो खत्म होती जा रही है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो उथल-पुथल मचा हुआ है, या जो समय से जो मौसम का परिवर्तन ना होना, ये तमाम चीज़ें जो है वो पॉल्यूशन का के कारण हो रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इन्हीं सब ऐसे जो तत्व है, जो एक होना चाहिए था, जिनको लेकर के एक साइकिल चलता है, उस साइकिल में डिस्टर्बेंस आने के कारण ही ये जो लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है? तो इसमें एक चीज़ मेंशन कीजिएगा, ये तो चीज़ हो गया, गिद्ध को लेकर के बातचीत आती है। इसका जो मतलब गंध से या दृष्टि को लेकर के एक अलग नहीं होता है, बहुत दूर तक से ही ये परख लेता है कि कहीं पे जो है वो मवेशी मरा हुआ है या चीज़ें, ये गंध को बहुत दूर से जो है माप लेता है करीब-करीब, ठीक है? और ये खाने को लेकर के जो चर्चा होती है, इसको तो करीब-करीब अपने शरीर का जो वज़न है उससे 20% जो है वो खा सकता है, इस ये खाने के रूप में। एक चीज़ और इसमें थोड़ा-सा मेंशन करने वाली बात है, उसको ज़रा लिखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और भारी गिद्ध दुनिया का सबसे बड़ा और भारी गिद्ध दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जिसे दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जिसे इंडियन कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर कहा जाता है। इंडियन कंडक्टर कहा जाता है, जिसके पंखों का विस्तार 10 से 15 फीट, पंखों का विस्तार 10 से 15 फीट तक होता है। 10 से 15 फीट तक होता है। और सबसे छोटी गिद्ध हुडेड वल्चर सहारा में पाए जाते हैं। सहारा का रेगिस्तान हमने बताया था कि दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है, बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा है। ऐसे अगर बातचीत किया जाए, सीधे अगर पता चले, पूछा जाए कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो अंटार्कटिका के बारे में हम बताए भी थे आपको। और दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा आर्कटिक, जो उत्तरी ध्रुव में है। एक अंटार्कटिका जो दक्षिणी ध्रुव में है ना। अगर सीधे पूछा जाता है ना, गर्म ठंडा को लेकर के कोई ऐसा बातचीत नहीं कहा जा रहा है, तो बातचीत जब होती है सीधा, जो सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो अंटार्कटिका है जो दक्षिणी ध्रुव में है। उसके बाद है आर्कटिक जो ऊपर में है, आप देख रहे हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव में। और उसके बाद सहारा का स्थान आता है, ठीक है ना। तो सहारा का विस्तार लगभग है 1.46 करके है, इसका विस्तार है। तो आते हैं यहाँ पे सहारा वाले में भाग पाया जाता है, जिसके पंख जो है वो 5 फीट का होता है, सबसे छोटा। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं बाज को लेकर के, गरुड़ जिसको हम बोलते हैं।
बाज, ब्रैकेट में गरुड़ जरूर लिख लीजिए। यह शक्ति, यह शक्ति, स्वतंत्रता और श्रेष्ठता के लिए यह शक्ति, स्वतंत्रता और श्रेष्ठता के जीवित प्रतीक, श्रेष्ठता के जीवित प्रतीक के रूप में संपूर्ण विश्व में जाना जाता है, संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। ठीक है, अगला लिखिएगा इसी में। बाज सामान्यतः ऊंचे पेड़ और ऊंची चट्टानों पर, बाज सामान्यतः ऊंचे पेड़ और ऊंची चट्टानों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, अपने घोंसले का निर्माण करते हैं, जिसे निर्माण करते हैं, अक्षर लिखे से बुझाने ना, निर्माण करते हैं, जिसे छोड़ दीजिए। यह पूर्णविराम के बाद लिखिए, निर्माण करते हैं। यह 5 से 6 फीट गहरा, यह 5 से 6 फीट गहरा और 2 से 4 फीट चौड़ा, यह 5 से 6 फीट गहरा और 2 से 4 फीट चौड़ाई तक हो सकती है। मतलब इसका घोंसला जो है वो जब बनाएगा तो अंदर की तरफ खोल के बनाता है। और यही बाज ही एक ऐसा है जो पराबैंगनी प्रकाश को देख पाने की क्षमता रखता है। ये बहुत मतलब जो है, जैसे आपको पता होगा कि पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है ओजोन परत, और ओजोन परत को लेकर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो नाम सुनते हैं आप, जो मॉन्ट्रियल में जो हुआ था, इसको ओजोन परत को जो अक्षय हो रहा है, मतलब अ, उसको लेकर के जो बातचीत हुई थी, उसके लिए जो सम्मेलन हुआ था, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो पराबैंगनी प्रकाश को वो अवशोषित करता है ना, तो ओजोन परत है। और यहाँ पे जो पराबैंगनी प्रकाश को जो है, एक बाज ही ऐसा पक्षी है जो पराबैंगनी प्रकाश को देख पाने की क्षमता रखता है। बहुत बड़ी क्वालिटी, इसको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसकी एक प्रजाति है जो 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है हवा में उड़ता है। इसका जो रफ्तार बहुत तेज होता है, हवा को चीर करके जो है वो निकलने वाला है। इसके पंख को लेकर के बातचीत होती है, या मजबूती को लेकर के बातचीत होती है, शक्ति को लेकर के बातचीत होती है। इसमें सबसे आगे यही है, बाज ही है, जिसको लेकर के बड़ा चर्चा होता है। चाहे बड़ा आप देखते होंगे तो प्रमाण देता हुआ आपको नजर आएगा, है ना। तो यही आप देखते हो फिल्म वगैरह में भी, अगर देखे होंगे तो हाथ पर जो बैठा करके जो पक्षी होता है, लगभग बाजी होता है। कोई चील का आता है फोटो पिक्चर। ठीक है, अगला लिखिएगा चील को लेकर। चील, चील यह एक शिकारी पक्षी है, शिकारी पक्षी है जो अपने तेज, शक्तिशाली और अचानक झपटे मारने के लिए मशहूर है। यह एक मध्य आकार की बेहद आक्रामक चिड़िया है।
लिख दिए। आक्रामक चिड़िया है जो छोटे छोटे जंतुओं का शिकार करती है, जो छोटे छोटे जंतुओं का शिकार करती है। ठीक है, अब अगला इसी में लिखिएगा कि थोड़ा चेंज करके कि चील अपना घोंसला काफी ऊंचाई वाले चट्टानों पर चील अपना घोंसला काफी ऊंचाई वाले चट्टानों पर बनाते हैं। यह एक बार में 1 से 3 अंडे देती है। अब थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट जो ईवीएस के दृष्टिकोण से जो दिवस है उसको थोड़ा सा जो है वो नोट करते हैं। ठीक है, ऐसे दिवस को लेकर के जो है वो विशेष प्रश्न तो नहीं पूछना चाहिए, बट देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा देख लेते हैं। है ना, नदियों से लेकर के किन्हीं को है तो बोलिए। नदी को भी प्रश्न जो है वो ऐसे तो सिंपल सा ही पूछा जा रहा है। उद्भव को लेकर के भी हम कई सारी बातचीत किए थे कि कहाँ से उद्गम है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, इसको लेकर के भी हम नदी को बता रहे थे उस समय, या मैप बताए होंगे उस समय हमने इस चीज को मेंशन किया था। ठीक है, देखिए जैसे अच्छा ठीक, चलिए शुरू करते हैं। ऐसे आपको सबसे लंबी नदी गंगा है और ब्रह्मपुत्र है सबसे चौड़ाई की दृष्टि से, मतलब बहाव की दृष्टि से जो है वो सबसे बड़ी नदी है। और गंगा है, सिंधु नदी है, तमाम नदियों में सबसे ज्यादा इंडिया जो पानी का जो यूज कर पाता है वो आपको ब्रह्मपुत्र के पानी का जो है। चलिए ये दो चीज, ब्रह्मपुत्र का लगभग हम लोग 33% पानी जो है उपयोग करते हैं। और भी चीजें हैं इसमें। माजुली जो है सबसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो माजुली है। 6 to 8 वाले जरूर इस सब चीज को ध्यान में रखिएगा, हो सके तो पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, लिखिएगा, करते हैं। 2 फरवरी कुछ दिवस है उसको थोड़ा सा नोट करें, सब नहीं करेंगे है ना, बहुत ज्यादा 10 को होगा, उससे ज्यादा नहीं है। फरवरी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। ये आर्द्र भूमि दिवस जो है वो हुआ था कि रोम में एक रामसर जगह का नाम है, ठीक है ना, वहां पे 1971 में जो है वो सम्मेलन हुआ था जिसमें आर्द्र भूमि को बचाने की बातचीत जो है वो की गई थी। ठीक है, तो इसी को आप सुनते होंगे अगर तो उसमें सुनते होंगे रामसर साइट को लेकर के जो है, हाँ भारत में रामसर साइट जो है वो, इसको भी जो कांवड़ झील है अपने बिहार में उसको भी जो है वो इसमें शामिल किया गया है। तो ये सब जो है वेटलैंड आर्द्र भूमि को जो है वो मतलब संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, तो ये होता इसलिए है क्योंकि इसमें जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र है उसको संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अगला लिखिएगा। 3 मार्च, वन्य जीव संरक्षण दिवस।
इसी दिन वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में जो है ये चीजें जो है पारित हुई थी। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 3 मार्च। बीस मार्च 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। यही एक पक्षी है जिसका दिवस मनाया जा रहा है, विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को लिखिएगा, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, विश्व जंगल दिवस, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बाईस मार्च वर्ल्ड डे ऑफ वाटर, जल दिवस मनाया था, विश्व जल दिवस 22 मार्च। देखिए 22 का आंकड़ा बराबर पूछता है, ऐसे सीटेट में तो नहीं पूछा है, लेकिन कहीं अगर पूछा जाए तो इसे पूछा जा सकता है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस लिख दिए। फिर लिखिएगा 22 अप्रैल, 22 मार्च को हो गया जल दिवस, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया था, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। और 22 मई को, 22 मई जैव विविधता दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, ठीक है। ये तीनों क्रम जरूर ध्यान में रखें। सिक्स टू एट वाले इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि अप्रैल जो 24 अप्रैल है वो चीजें हो सकता है इस बार प्रश्न में पूछा जा सके, क्योंकि 24 अप्रैल को ही जो है वो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, है ना। और 73वां संविधान संशोधन 1952 में जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये हो सकता है पूछा जा सके, क्योंकि अभी चुनाव हुआ है। ये सब परिप्रेक्ष्य आपको पूछा जा सकता है, इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 में जो है ये लागू हुआ था, और इसी 24 अप्रैल के दिन से जो है नेशनल पंचायती डे मनाया जाता है ना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसको जरूर याद रखें, है ना। ऐसे पंचायती राज की शुरुआत जो है वो राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था, ठीक है ना, नागौर जिला से। तो ये चीजें जो शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 1989 में ही हुआ था, है ना। उसके बाद लेकिन ये चीजें जो है उस समय संवैधानिक रूप से जो है ये लागू नहीं हुआ था 89 में, लेकिन ये जाकर के जो है वो 24 अप्रैल 1993 को जो है संवैधानिक रूप से लागू हुआ, 73वां संविधान संशोधन करके इसको ऐड किया गया था। जरूर ध्यान रखिएगा पंचायती राज। और पंचायती राज व्यवस्था जो है ये त्रिस्तरीय ढांचा है ना, त्रिस्तरीय ढांचा। और इसकी मांग जो है वो बलवंत राय मेहता समिति जो है वही डिमांड किया था, जो तृतीय जो 3 स्तर का होना चाहिए उसके बारे में चर्चा। और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, इसके बारे में भी चर्चा किए थे हम, अगर देखे होंगे अगर वीडियो तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 22 मई तो लिखे ही होंगे, जिसमें हमने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। पांच जून विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। 6 to 8 वाले इसको जरूर ध्यान रखें, 1 to 5 में पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना 6 to 8 में है। इसमें विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा जो है 1972 में हुई थी, लेकिन जो है 5 जून 1974 से मनाया गया था। यही चीजें हैं, घोषणा हुआ था 72 में, शुरू हुआ 74 से, 5 जून से, है ना। उस समय भी जो इसका थीम था वो केवल एक पृथ्वी था, और आज भी 2022 में भी वही थीम था, ठीक है। चलिए एक और लिखिएगा, बाल श्रम दिवस 12 जून। हेलो सर। हाँ बोलिए।
थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में भी बता दीजिएगा। क्वेश्चन में एक जगह देखे थे ज्वालामुखी के बारे में। अच्छा, ज्वालामुखी। ओ, ज्वालामुखी के बारे में तो ज्योग्राफी में पढ़ना रहा होगा, लेकिन कौन सा था? फ्यूजियामा ये सब के बारे में सुने होंगे, जापान का है ज्वालामुखी। ठीक है, उसको भी बात हम लिख करके सेंड कर देंगे। ऐसे ज्वालामुखी कैसे बनता है, उन सब चीजों के बारे में हमने पृथ्वी जिस समय बताया था उस समय हम बताए होंगे आपको। इसको भी हम चर्चा कर देंगे। एंटी ये लिखिए जरूर, बाल श्रम विरोधी दिवस जो है इसको जरूर लिखिए, बाल श्रम को लेकर के। यहाँ है 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा जो है बाल श्रम के तहत जो है वो आता है, इसको जरूर ध्यान रखें। इसके लिए आर्टिकल 24 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। 6 to 8 वाले बहुत अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। 5 जून के बाद क्या लिखा है? 5 जून के बाद 12 जून, बाल श्रम विरोधी दिवस। बाल श्रम विरोधी दिवस, ठीक है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 24 में है ना। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा अगर कोई काम करता है तो ये सब जो है बाल श्रम के अंतर्गत आएगा, नहीं करवाना है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अब 21 जून को आइए। 21 जून को है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। यही अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जिसमें भारत जो है वो पूर्णतः जो है, जैसे हुआ यह था कि जैसे 2014 में है ना, दिसंबर का ही महीना था, तो उसमें यूएनओ में जो है वो मोदी जी का भाषण हुआ था, योग को लेकर के जो है उन्होंने इसके बारे में चर्चा की, बहुत अच्छा बखान हुआ। इसी को के परिप्रेक्ष्य में जो है वो 21 जून को 2015 को जो है यूएनओ ने मंजूरी दिया कि इसे विश्व योगा दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाए। तो इसीलिए इंटरनेशनल योगा डे जो है ये। और योगा को लेकर के एक यूनिवर्सिटी भी खुल रहा है कैलिफोर्निया में, है ना। खैर चलिए, ठीक है। और थोड़ा सा जो है वो जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लेकर के भी हम जिस समय मैप हम बताए होंगे उस समय हमने चर्चा किया था। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है जैसे दिल्ली से जो है बम्बई को जोड़ा गया, बम्बई से चेन्नई, चेन्नई से फिर कोलकाता और कोलकाता से फिर दिल्ली, ये मतलब चारों जो जितने भी भारत के जो महत्वपूर्ण शहर है इसको जोड़ा गया था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत, ठीक है ना। और जो हम इसको लेकर के भी हो सके तो प्रश्न कहीं बने, इसके बारे में हम चर्चा ऐसे किए होंगे। और कौन पॉइंट जो है जैसे दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु के बारे में, या पश्चिमी कौन है, पूर्वी कौन है, ये भी हमने एक मैप में का वीडियो बनाया था, उसमें हमने इसके बारे में जिक्र किया था, ठीक है ना। तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और 6 to 8 वाले इस चीज को जरूर याद ध्यान में रखें कि मानक समय को लेकर के जो है अभी थोड़ा सा ये मुद्दा जो है वो उठ रहा है। मानक समय को लेकर के, मानक समय कहने का मतलब जो अपना मानक समय है जो 82.5 डिग्री जो है, जो आपको बता दें कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर रहा है ना। 82.5 डिग्री हम लोग पूरब में है, इसके बारे में हम आपको ज्योग्राफी में बताए होंगे। तो इसको लेकर के थोड़ा सा जो है बातचीत चल रहा है, जो इसको चेंज करने को लेकर के हो सकता है प्रश्न ये आपका बन सकता है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए मानक समय को लेकर के। मानक समय से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको जरूर ध्यान में रखें कि हम कितना पूरब में है, आगे हैं, उधर जो है पश्चिम में जाएगा तो माइनस होगा, पूरब में आएगा तो प्लस होगा। इन सब चीजों के बारे में हमने आपको बताया था। तो ये सब चीजें जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। ज्वालामुखी को आप बताए हैं, ज्वालामुखी का कौन सा बड़ा है और कौन छोटा है, सक्रिय ज्वालामुखी को लेकर के बातचीत होती है ना। तो भारत में एक है जो आपको अंडमान निकोबार में है, उसका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको जरूर ध्यान में रखें। और लगभग चीजें जो है वो सब चीजें अभी तक के जो भी अपने जो आप लोगों के साथ ही पढ़े हैं लोग, उन लोगों का जो फीडबैक रहा है उसके अनुसार से कुछ विशेष ज्यादा नहीं हो रहा है और सब चीजें सामान्य चल रही है। अब क्या सही है नहीं है आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है नहीं है। और फिर अगर किसी तरह का कुछ अगर अपडेट होता है तो फिर हम आपको जो है इसी तरह से जुड़ करके हम आपको बताते रहेंगे। जिनका हो गया तो कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर एग्जामिनेशन हो भी जाता है तो ग्रुप से एग्जिस्ट नहीं होइएगा, है ना। रिजल्ट आ जाता है उसके बाद फिर देखते हैं। ऐसे नहीं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के कोर्स में मैं आपको ऐड करके किसी तरह से कुछ करूंगा, ऐसा कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य